बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है नावल पीर कामिल की किस्त नंबर 24। सालार ने वहशत भरी नज़रों से इधर उधर देखा। वो क्या था? कब्र या दोज़ख या ज़िंदगी में उसका एक मंज़र? भूख, प्यास, बेबसी, बेयारी और मददगारी। जिस्म पर चलते कीड़े जिन्हें वो खुद को काटने से रोक तक नहीं पा रहा था। मफलूज होते हुए हाथ, पाँव, पुश्त और हाथों की कलाइयों पर लम्हा ब लम्हा बढ़ते हुए ज़ख्म। खौफ था या दहशत? पता नहीं क्या था, मगर वो बुलंद आवाज़ में पागलों की तरह चीखें मारने लगा। उसकी चीखें दूर दूर तक फिज़ा में गूंज रही थीं। हिज़यानी और जुनूनी अंदाज में बुलंद की जाने वाली बेमकसद और खौफनाक चीखें। उसने ज़िंदगी में इस तरह का खौफ कभी महसूस नहीं किया था, कभी भी नहीं। उसे अपने इर्द गिर्द अजीब से भूत चलते फिरते नजर आने लगे थे। उसे लग रहा था उसके दिमाग की रग फटने वाली है, या फिर नर्वस ब्रेकडाउन। फिर उसकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती गईं। उसका गला फिर बंद हो गया था। अब सिर्फ सरसराहटें थी जो उसे सुनाई दे रही थीं। उसे यकीन हो चुका था कि वो अब मर रहा है। उसका हार्ट फेल हो रहा है, या फिर वो अपना जहनी तवाज़न खो देने वाला है। और उसी वक्त अचानक तने के पीछे बंधी हुई कलाइयों की डोरी ढीली हो गई। होशो हवास खोते हुए उसके आसाब ने एक बार फिर झटका लिया। उसने निचला होंठ दांतों में दबाते हुए अपने हाथों को हरकत दी। डोरी और ढीली होती गई। शायद मुसलसल तने की रगड़ लगते लगते दरमियान से टूट गई थी। उसने हाथों को कुछ और हरकत दी और तब उसे एहसास हुआ कि वो दरख्त के तने से आज़ाद हो चुका था। उसने बेयकीनी के आलम में अपने हाथों को सीधा किया। दर्द की तेज़ लहरें उसके बाजुओं से गुजरीं। क्या मैं बच गया हूँ? क्यों? किस लिए? माऊफ होते हुए जहन के साथ उसने अपनी गर्दन के गिर्द मौजूद उस पट्टी को उतारा जो पहले उसके मुंह के गिर्द बांधी गई थी। बाजुओं को दी गई मामूली हरकत से उसके मुंह से कराह निकली थी। उसके बाजुओं में शदीद तकलीफ़ हो रही थी। इतनी तकलीफ़ कि उसे लग रहा था कि वो दोबारा कभी अपने बाजू इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसकी टांगें भी सुन्न हो रही थी। उसने खड़े होने की कोशिश की। वो लड़खड़ाकर बाजुओं के बल ज़मीन पर गिरा। हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली। उसने दूसरी कोशिश हाथों और घुटनों के बल की। इस बार वो खड़ा होने में कामयाब हो गया। वो दोनों लड़के उसके जॉगर्स और घड़ी भी ले जा चुके थे। उसकी जुराबें वहीं कहीं पड़ी थीं। वो अंधेरे में उन्हें टटोल कर पहन सकता था, मगर बाजुओं और हाथों को इस्तेमाल में लाना पड़ता, और वो इस वक्त ये काम करने के काबिल नहीं था, न जिस्मानी तौर पर न ज़हनी तौर पर। वो इस वक्त वहाँ से निकल जाना चाहता था, हर कीमत पर। अंधेरे में ठोकरें खाता, झाड़ियों से उलझता, खराशें लेता, वो किसी न किसी तरह उस रास्ते पर आ गया था जिस रास्ते से वो दोनों हटाकर उसे वहाँ ले आए थे। और फिर नंगे पाँव उसने नीचे का सफ़र तय किया। उसके पैरों में पत्थर और कंकरियाँ चुभ रही थीं, मगर वो जिस जहनी और जिस्मानी अजियत का शिकार था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। वो ये नहीं जानता था कि वक्त क्या हुआ था, मगर उसे ये अंदाज़ा था कि आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी है। उसे नीचे आने में कितना वक्त लगा और उसने ये सफ़र किस तरह तय किया, वो नहीं जानता। उसे सिर्फ ये याद था कि वो पूरे रास्ते बुलंद आवाज़ से रोता रहा था। इस्लामाबाद की सड़कों पर आकर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में भी उसने अपने हुलिये को देखने की कोशिश नहीं की, ना ही कहीं रुकने की ख्वाहिश की, ना ही किसी की मदद लेने की। वो उसी तरह रोता हुआ लड़खड़ाते कदमों के साथ उस सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलता रहा। वो पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार थी जिसने सबसे पहले उसे देखा था और उसके पास आकर रुक गई। अंदर मौजूद कांस्टेबल उसके सामने नीचे उतरे और उसे रोक लिया। वो पहली बार होशो हवास में आया था, मगर इस वक्त भी वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं पर काबू पाने में नाकाम रहा था। वो लोग अब उससे कुछ पूछ रहे थे, मगर वो क्या जवाब देता? अगले 15 मिनट में वो एक हॉस्पिटल में था जहां उसे फर्स्ट एड दी गई। वो उससे उसके घर का पता पूछ रहे थे, मगर उसका गला बंद था। वो उन्हें कुछ भी बताने के काबिल नहीं था। सूजे हुए हाथों के साथ उसने एक कागज़ पर अपने घर का फ़ोन नंबर और एड्रेस घसीट दिया। अभी और कितनी देरी से यहाँ रखना पड़ेगा? ज़्यादा देर नहीं,
जैसे ही होश आता है हम दोबारा चेकअप करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। ज़्यादा शदीद किस्म की इंजरीज नहीं है, बस घर में कुछ दिनों तक मुकम्मल तौर पर रेस्ट करना पड़ेगा। उसका जहन लाशऊर से शऊर का सफ़र तय कर रहा था। पहले जो सिर्फ बेमायनी आवाज़ें थीं, अब वो उन्हें मफ़हूम पहना रहा था। आवाज़ों को पहचान रहा था। उनमें से एक आवाज़ सिकंदर उस्मान की थी, दूसरी यकीनन किसी डॉक्टर की। सालार ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। उसकी आंखें यकदम चुंधी आ गई थीं। कमरे में बहुत तेज़ रोशनी थी, या कम अज़ कम उसे ऐसा ही लगा था। वो उनके फैमिली डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक था। वो एक बार पहले भी यहाँ ऐसे ही एक कमरे में रह चुका था, और ये पहचानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी थी। उसका जहन बिल्कुल सही काम कर रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले दर्द का एहसास उसे फिर होने लगा था। इसके बावजूद कि अब वो एक बहुत नरम और आरामदेह बिस्तर में था। उसके जिस्म पर वो लिबास नहीं था जो उसने उस सरकारी अस्पताल में पहना था जहाँ से ले जाया गया था। वो एक और लिबास में मलबूस था, और यकीनन उसके जिस्म को पानी की मदद से साफ़ भी किया गया था, क्योंकि उसे आधे बाजुओं वाली शर्ट से झांकते हुए अपने बाजुओं पर कहीं भी मट्टी या गर्द नज़र नहीं आ रही थी। उसकी कलाइयों के गिर्द पट्टियाँ बंधी हुई थीं, और उसके बाजुओं पर छोटे छोटे बहुत से निशानात थे। बाजू और हाथ सूजे हुए थे। वो अंदाज़ा कर सकता था कि ऐसे ही बहुत से निशानात उसके चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी होंगे। उसे अपनी एक आंख भी सूजी हुई महसूस हो रही थी, और उसके जबड़े भी दुख रहे थे। मगर इससे भी ज़्यादा बुरा हाल गले का था। उसके बाजू में एक ड्रिप लगी हुई थी जो अब तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। पहली बार उसको होश में डॉक्टर ने ही देखा था। वो उनका फैमिली डॉक्टर नहीं था, शायद उसके साथ काम करने वाला कोई और फिजिशियन था। उसने सिकंदर को उसकी तरफ मतवजा किया। होश आ गया है? सालार ने एक सोफे पर बैठी तैयबा को अपनी तरफ बढ़ते देखा, मगर सिकंदर आगे नहीं आए थे। डॉक्टर अब उसके पास आकर उसकी नब्ज़ चेक कर रहा था। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सालार जवाब में कुछ कहना चाहता था, मगर उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल सकी। वो सिर्फ मुंह खोल कर रह गया। डॉक्टर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। सालार ने तकिए पर रखा हुआ अपना सर नफ़ी में हिलाया। बोलने की कोशिश करो। डॉक्टर शायद पहले ही उसके गले के प्रॉब्लम के बारे में जानता था। सालार ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया। डॉक्टर ने नर्स के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे से एक टार्च नुमा आला उठाया। मुँह खोलें। सालार ने दुखते जबड़ों के साथ अपना मुँह खोल दिया। डॉक्टर कुछ देर उसके हलक का मुआयना करता रहा, फिर उसने टॉर्च बंद कर दी। गले का तफसीली चेकअप करना पड़ेगा, उसने मुड़कर सिकंदर उस्मान को बताया। फिर उसने एक राइटिंग पैड और पेन सालार की तरफ बढ़ाया। नर्स तब तक उसके बाजू में लगी ड्रिप उतार चुकी थी। उठकर बैठो और बताओ क्या हुआ है गले को। उसे उठकर बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नर्स ने तकिया उसके पीछे रख दिया था, और वो राइटिंग पैड हाथ में लिए सोचता रहा। क्या हुआ था गले को, जिस्म को, दिमाग को? वो कुछ भी लिखने के काबिल नहीं था। सूजी हुई उंगलियों में पकड़े पेन को वो देखता रहा। उसे याद था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे अपनी वो चीखें याद आ रही थी जिन्होंने अब उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या लिखा जाए? ये कि मुझे एक पहाड़ पर सारी चीज़ें छीन कर बांध दिया गया था, या फिर ये कि मुझे चंद घंटों के लिए ज़िंदा कब्र में उतार दिया गया था ताकि मुझे सवालों का जवाब मिल जाए। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी? वो सफ़ेद साफ कागज़ को देखता रहा। फिर उसने मुख्तसर सी तहरीर में अपने साथ होने वाला वाक़या तहरीर कर दिया। डॉक्टर ने राइटिंग पैड पकड़ कर एक नज़र उन 7-8 जुमलों पर डाली, और फिर उसे सिकंदर उस्मान की तरफ बढ़ा दिया। आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर पुलिस से रब्ता करें ताकि कार बरामद की जा सके। पहले ही काफ़ी देर हो गई है। पता नहीं वो गाड़ी कहाँ से कहाँ ले जा चुके होंगे। डॉक्टर ने हमदर्दाना अंदाज में सिकंदर को मशवरा दिया। सिकंदर ने राइटिंग पैड पर एक नज़र डाली। हाँ, मैं पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। फिर कुछ देर उन दोनों के दरमियान उसके गले के चेकअप के सिलसिले में बात होती रही। फिर डॉक्टर नर्स के हमरा बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही सिकंदर उस्मान ने हाथ में पकड़ा हुआ राइटिंग पैड सालार के सीने पर दे मारा। ये झूठ का पलंदा अपने पास रखो। तुम क्या समझते हो कि अब मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार करूँगा? नहीं, कभी नहीं। सिकंदर बेहद मुश्तइल थे। ये भी तुम्हारा कोई नया एडवेंचर होगा, खुदकुशी की कोई नई कोशिश।
वो कहना चाहता था। फॉर गॉड सेक ऐसा नहीं है, मगर वो गूंगों की तरह उनका चेहरा देखता रहा। मैं क्या कहूँ डॉक्टर से कि इसको आदत है ऐसे तमाशों और ऐसी हरकतों की, ये पैदा ही इन कामों के लिए हुआ है। सालार ने सिकंदर उस्मान को कभी इस हद तक मुश्तिल नहीं देखा था। शायद वो वाकई अब उससे तंग आ चुके थे। तैयबा खामोशी से पास खड़ी थी। हर साल एक नया तमाशा, एक नई मुसीबत। आखिर तुम्हें पैदा करके क्या गुनाह कर बैठे हैं हम। सिकंदर उस्मान को यकीन था कि ये भी उसके किसी नए एडवेंचर का हिस्सा था। जो लड़का 4 बार खुद को मारने की कोशिश कर सकता था, उसके हाथ पांव पर मौजूद इन जख्मों को कोई डकैती करार नहीं दे सकता था, वो भी इस सूरत में जब इस वाक़ये का कोई गवाह नहीं था। सालार को शेर आया वाली कहानी याद आ गई। बाज़ कहानियाँ वाकई सच्ची होती हैं। वो बार बार झूठ बोलकर अब अपना एतबार गंवा चुका था। शायद वो सब कुछ ही गंवा चुका था, अपनी इज्जत, खुद एतमादी, गुरूर, फ़ख्र, हर चीज़। वो किसी पाताल में पहुंच गया था। कोई नया ड्रामा किए बड़े दिन गुजर गए थे तुम्हें, तो तुमने सोचा माँ बाप को महरूम क्यों रखूं। इन्हें ख्वारो जलील किए बड़ा अरसा हो गया है, अब नई तकलीफ़ देनी चाहिए। हो सकता है सिकंदर ये ठीक कह रहा हो, आप पुलिस को गाड़ी के बारे में इत्तला तो दें। अब तैयबा राइटिंग पैड पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने के बाद सिकंदर से कह रही थी, ये ठीक कह रहा है, कभी आज तक ठीक कहा है इसने। मुझे इस बकवास के एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं है। तुम्हारा ये बेटा किसी दिन मुझे अपनी किसी हरकत की वजह से फांसी पर चढ़ा देगा और तुम कह रही हो पुलिस को इत्तला दूं, अपना मजाक बनवाऊं। कार के साथ भी कुछ ना कुछ किया होगा इसने, बेच दी होगी किसी को या कहीं फेंक आया होगा। वो अब उसे वाकई गालियां दे रहे थे। उसने कभी उन्हें गालियां देते हुए नहीं सुना था, वो सिर्फ डांटा करते थे और वो उनकी डांट पर भी मुश्तिल हो जाया करता था। चारों भाइयों में वो वाहिद था जो माँ बाप की डांट सुनने का भी रवादार नहीं था और उससे बात करते हुए सिकंदर बहुत मोहतात हुआ करते थे, क्योंकि वो किसी भी बात पर मुश्तिल हो जाया करता था। मगर आज पहली बार सालार को उनकी गालियों पर भी गुस्सा नहीं आया था। वो अंदाज़ा कर सकता था कि उसने उन्हें किस हद तक जिच कर दिया है। वो पहली बार उस बेड पर बैठे अपने माँ बाप की हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। कोई चीज़ थी जो उन्होंने उसे नहीं दी थी। उसके मुंह से निकलने से पहले वो उसकी फरमाइश पूरी कर देने के आदी थे और वो उसके बदले में उन्हें क्या देता रहा था, क्या दे रहा था। ज़हनी अज़ियत, परेशानी, तकलीफ़। इसके अलावा उसके बहन भाइयों में से किसी ने उनके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी। सिर्फ एक वो था जो किसी दिन तुम्हारी वजह से हम दोनों को खुदकुशी करनी पड़ेगी, तुम्हें तभी सुकून मिलेगा, सिर्फ तभी चैन आएगा तुम्हें। पिछली रात उस पहाड़ पर इस तरह बंधे हुए उसे पहली बार उनकी याद आई थी। पहली बार उसे पता चला था कि उसे उनकी कितनी ज़रूरत थी। वो उनके बगैर क्या करेगा, उसके लिए उनके अलावा कौन परेशान होगा। उसे सिकंदर के लफ्ज़ों से ज़िंदगी में पहली बार कोई बेइज्जती महसूस नहीं हो रही थी। वो हमेशा से सिकंदर के ज़्यादा करीब रहा था और उसके सबसे ज़्यादा झगड़े भी उन्हीं के साथ होते रहते थे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल तक ना देखूं, तुम्हें दोबारा वहीं फिकवा दूं जिस जगह के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। अब बस करो सिकंदर, तैयबा ने उनको टोका। मैं बस करूं? ये क्यों बस नहीं करता? कभी तो तरस खा ले ये हम लोगों पर और अपनी हरकतें छोड़ दे। क्या इस पर यह फ़र्ज़ करके इसे ज़मीन पर उतारा गया था कि ये हमारी ज़िंदगी अजाब बना दे? सिकंदर तैयबा की बात पर मज़ीद मुश्तिल हो गए। अभी वो पुलिस वाले बयान लेने आ जाएंगे जिन्होंने इसे सड़क पर पकड़ा था। ये बकवास पेश करेंगे उनके सामने कि इस बेचारे को किसी ने लूट लिया है। अच्छा तो ये होता कि इस बार वाकई कोई इसे लूटता और इसे पहाड़ पर से नीचे फेंकता ताकि मेरी जान छूट जाती। सालार बेख्तियार सिसकने लगा। सिकंदर और तैयबा भौंचक्का रह गए। वो अपने दोनों हाथ जोड़े रो रहा था। वो ज़िंदगी में पहली बार उसे रोता देख रहे थे और वो भी हाथ जोड़े। वो क्या कर रहा था, क्या चाह रहा था, क्या बता रहा था? सिकंदर उस्मान बिल्कुल साकित थे। तैयबा उसके करीब बेड पर बैठ गईं। उन्होंने सालार को अपने साथ लगाते हुए थपकने की कोशिश की। वो बच्चों की तरह उनसे लिपट गया। उसकी पाइंती की तरफ खड़े सिकंदर उस्मान को अचानक एहसास हुआ कि शायद इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा, शायद उसके साथ वाकई कोई हादसा हुआ था।
वो तैयबा के साथ लिपटा नन्हे बच्चों की तरह हिचकियों से रो रहा था। तैयबा उसे चुप कराते कराते खुद भी रोने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर तो क्या, बड़ी बड़ी बातों पर भी रोने का आदी नहीं था। फिर आज क्या हुआ था कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उससे दूर खड़े सिकंदर उस्मान के दिल को कुछ होने लगा। अगर ये सारी रात वाकई वहाँ बंधा रहा था तो वो सारी रात उसके इंतज़ार में जागते रहे थे और बिगड़ते रहे थे। उनका ख्याल था कि वो गाड़ी लेकर फिर कहीं लाहौर या कहीं और आवारागर्दी के लिए चला गया होगा। उन्हें तशवीश हो रही थी, मगर वो सालार की हरकतों से वाकिफ़ थे, इसलिए तशवीश से ज़्यादा गुस्सा था। और 2:30-3 बजे के करीब वो सोने के लिए चले गए थे जब उन्हें फ़ोन पर पुलिस की तरफ से ये इत्तला मिली। वो हॉस्पिटल पहुंचे थे और उन्होंने उसे वहां बहुत अबतर हालत में देखा था, मगर वो ये यकीन करने पर तैयार नहीं थे कि उसके साथ कोई हादसा हुआ था। वो जानते थे वो खुद को अजियत पहुंचाता रहा था। जो शख्स अपनी कलाई काट ले, वन वे को तोड़ते हुए ट्रैफिक की भीड़ में अपनी बाइक दे मारे, स्लीपिंग पिल्स ले ले, अपने आप को बांधकर पानी में उल्टा कूद जाए, उसके लिए एक बार फिर अपनी ये हालत करना क्या मुश्किल था। उसका जिस्म कीड़ों के काटने के निशानात से जगह जगह भरा हुआ था। बाज़ जगहों पर नीलाहट थी। उसके पैर भी बुरी तरह ज़ख्मी थे। हाथों की कलाइयों, गर्दन और पुश्त का भी यही हाल था और उसके जबड़ों पर भी खराशें पड़ी हुई थीं। इसके बावजूद सिकंदर उस्मान को यकीन था कि ये सब कुछ इसकी अपनी कारस्तानी ही होगी। शायद उस वक्त वो बोलने के काबिल होता और वजाहतें पेश करता तो वो कभी भी उस पर यकीन ना करते, मगर उसे इस तरह हिचकियों के साथ रोते देखकर उन्हें यकीन आने लगा था कि वो सच कह रहा था। वो कमरे से बाहर निकल गए और उन्होंने मोबाइल पर पुलिस से राब्ता किया। 1 घंटे के बाद उन्हें पता चल गया कि सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार पहले ही पकड़ी जा चुकी है और उसके साथ 2 लड़के भी। पुलिस ने उन्हें एक मामूल की चेकिंग के दौरान लाइसेंस और गाड़ी के कागजात ना होने पर घबरा जाने पर पकड़ा था। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया था कि उन्होंने गाड़ी कहीं से छीनी थी। वो सिर्फ यही कहते रहे कि वो गाड़ी उन्हें कहीं मिली थी और वो सिर्फ शौक़ और तजस्सुस से मजबूर होकर चलाने लगे। चूँकि पुलिस के पास अभी तक किसी गाड़ी की FIR भी दर्ज नहीं कराई गई थी, इसलिए उनके बयान की तस्दीक मुश्किल हो गई थी। मगर सिकंदर उस्मान की FIR के कुछ देर बाद ही उन्हें कार के बारे में पता चल गया था। अब वो सही मायनों में सालार के बारे में तशवीश का शिकार हुए थे। सिकंदर और तैयबा सालार को उस रात वापस नहीं लेकर आए। वो उस रात हॉस्पिटल में ही रहा। अगले दिन उसके जिस्म का दर्द और सूजन में काफ़ी कमी वाक़या हो चुकी थी। वो दोनों 11 बजे के करीब उसे घर ले आए। इससे पहले पुलिस के 2 अहलकारों ने उससे एक लंबा चौड़ा तहरीरी बयान लिया था। सिकंदर और तैयबा के साथ अपने कमरे में दाखिल होते हुए पहली बार उसने अपनी खिड़कियों पर लगी हुई मुख्तलिफ मॉडल्स की उन न्यूड तस्वीरों को देखा। उसे बेख्तियार शर्म आई। तैयबा और सिकंदर बहुत बार उसके कमरे में आते रहे थे और वो तस्वीरें उनके लिए कोई नई या काबिल इतराज़ चीज़ नहीं थी। तुम अब आराम करो, मैंने तुम्हारे फ्रिज में फल और जूस रखवा दिया है। भूख लगे तो निकाल कर खा लेना या फिर मुलाजिम को बुलवा देना, वो निकाल देगा, तैयबा ने उससे कहा। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो दोनों कुछ देर तक उसके पास रहे, फिर खिड़की के पर्दे बराबर करके उसे सोने की ताकीद करते हुए चले गए। वो उनके बाहर निकलते ही उठकर बैठ गया। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। खिड़कियों के पर्दे हटाकर उसने बहुत तेज़ी से उन पर लगी हुई तमाम तस्वीरों को उतारना शुरू कर दिया। पोस्टर, तस्वीरें, कटआउट। उसने चंद मिनट में पूरा कमरा साफ़ कर दिया था। वॉशरूम में जाकर उसने बाथ टब में उन्हें फेंक दिया। वॉशरूम की लाइट जलाने पर उसकी नज़र अपने चेहरे पर पड़ी थी। वो बुरी तरह सूजा हुआ और नीला हो रहा था। वो ऐसे ही चेहरे की तवक्को कर रहा था। वो एक बार फिर वॉशरूम से निकल आया। उसके कमरे में पोर्नोग्राफी के बहुत से मैगज़ीन भी पड़े थे। वो उन्हें उठा लाया। उसने उन्हें भी बाथ टब में फेंक दिया। फिर वो बारी बारी अपने रैक में पड़ी हुई गंदी वीडियोज़ उठाकर उसमें से टेप निकालने लगा। आधे घंटे के अंदर उसका कारपेट टेप के ढेर से भरा हुआ था। उसने वहाँ मौजूद तमाम वीडियोज़ को ज़ाया कर दिया और टेप के उस ढेर को उठाकर बाथ टब में फेंक दिया और लाइटर के साथ उसने उन्हें आग लगा दी। एक चिंगारी भड़की थी और तस्वीरों और टेप का वो ढेर जलने लगा था। उसने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया था। बाथरूम की खिड़कियां खोल दी। वो उस ढेर को इसलिए जला रहा था क्योंकि वो
اس آگ سے بچنا چاہتا تھا جو دوزخ میں اسے اپنی لپیٹوں میں لے لیتی۔ آگ کی لپیٹیں تصویروں اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو کھا رہی تھیں، یوں جیسے وہ صرف آگ کے لیے ہی بنائی گئی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر باتھ ٹب میں آگ کے اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے وہ اس وقت کسی دوزخ کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اس حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے ہذیانی حالت میں گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا، ایک بار، صرف ایک بار، ایک موقع دیں، صرف ایک موقع، میں دوبارہ گناہ کے پاس تک نہیں جاؤں گا، میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ آگ نے ان سب کاغذوں کو راکھ بنا دیا تھا۔ جب آگ بجھ گئی تو اس نے پانی کھول کر پائپ کے ساتھ اس راکھ کو بہانا شروع کر دیا۔ سالار پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین کو وہ لوگ اتار کر لے گئے تھے، مگر اس کے کان کی لو میں موجود ڈائمنڈ ٹاپس وہی تھا جو پلاٹینم میں جڑا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرکون ہوگا، یا پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کان کی لو چھپی رہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کان کی لو میں موجود ٹاپس اٹھا کر واش بیسن کے پاس رکھ دیا۔ شیونگ کٹ میں موجود کلپر اس نے نکالا اور اپنے بال کاٹنے لگا، بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ۔ واش بیسن میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا۔ ریزر نکال کر اس نے شیو کرنی شروع کر دی۔ وہ جیسے اپنی تمام نشانیوں سے پیچھا چھڑا رہا تھا۔ شیو کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے نکالے، اپنے ہاتھوں پر بندھی پٹیاں کھولیں اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پورا 1 گھنٹہ اپنے پورے جسم کے ایک ایک حصے کو کلمہ پڑھ پڑھ کر صاف کرتا رہا، یوں جیسے وہ آج پہلی بار اسلام سے متعارف ہوا ہو، پہلی بار مسلمان ہوا ہو۔ واش روم سے باہر آ کر اس نے فریج میں رکھے سیب کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھلی جسے اس نے سونے سے پہلے لگایا تھا۔ 2 بج رہے تھے۔ مائی گاڈ سالار، یہ اپنے بالوں کو کیا کیا ہے تم نے؟ طیبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سالار نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر ان کے سامنے کر دیا۔ میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں، اس پر لکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ طیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو، کچھ گھنٹے ہی تمہیں ہسپتال سے آئے ہوئے ہیں، اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا چاہتے ہو۔ طیبہ نے قدرے نرم آواز میں اسے جھڑکا۔ ممی، میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں، سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا۔ میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ، سالار نے سر ہلا دیا۔ وہ جس وقت مارکیٹ کے پارکنگ میں گاڑی سے اترا، شام ہو چکی تھی۔ مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سیلاب لے آئی تھیں۔ وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا، مغربی ملبوسات میں ملبوس، بے فکری اور لاپرواہی سے کہکہے لگاتے ہوئے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی، وہی وحشت جو وہ 48 گھنٹہ پہلے مارگلا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کرتا رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ کہکہے لگانے والا، فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والا۔ اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا۔ اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینز اور سڈنی شیلڈن اور ہیرلڈ رابنز سمیت چند دوسرے انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا عادی تھا۔ سالار اس کی نظروں کے استعجاب کو سمجھتا تھا۔ وہ اس سے نظریں ملانے کی بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا۔ وہ آدمی کسی سیلز مین کو ہدایات دیتا رہا۔ پھر اس نے سالار سے کہا، آپ بڑے دن بعد آئے، کہیں گئے ہوئے تھے؟ اسٹڈیز کے لیے باہر، اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر لکھا۔ اور یہ گلے کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں ہے، اس نے لکھا۔ سیلز مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں۔
बड़ी अच्छी बात है, ख़ास तौर पर बाहर जाकर तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। दुकानदार ने बड़े कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो अपने सामने पड़ी किताबों पर एक नज़र दौड़ाने लगा। चंद लम्हों के बाद उसने दाएं हाथ कुरान पाक के तर्जमे के साथ काउंटर पर खाली जगह पर शॉपकीपर ने उसके सामने पोर्नोग्राफी के कुछ नए मैगजीन्स रख दिए। किताबों को देखते देखते उसने चौंक कर सर उठाया। ये नए आए हैं, मैंने सोचा आपको दिखा दूं, हो सकता है आप ख़रीदना चाहें। सालार ने एक नज़र कुरान पाक के तर्जमे को देखा, दूसरी नज़र चंद इंच दूर पड़े उन मैगजीन्स को देखा। गुस्से की एक लहर सी उसके अंदर उठी थी। क्यों, वो नहीं जानता था। अपने बाएं हाथ से उन मैगजीन्स को हटाकर वो जितनी दूर उस शॉप के अंदर फेंक सकता था उसने फेंक दिए। चंद लम्हों के लिए पूरी शॉप में खामोशी छा गई। सेल्समैन हक्का बक्का खड़ा था। बिल, सालार ने कागज़ पर घसीटा और सुर्ख चेहरे के साथ उस सेल्समैन की आंखों के सामने उस कागज़ को किया। सेल्समैन ने कुछ भी कहे बगैर अपने सामने पड़े कंप्यूटर पर उन किताबों का बिल बनाना शुरू कर दिया जो उसके सामने रखी थी। चंद मिनटों में सालार ने बिल अदा किया और किताबें उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इडियट। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने काउंटर के पास खड़ी एक लड़की का तबसरा सुना। मुखातिब कौन था उसने मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं समझी। वो जानता था वो तबसरा उसी पर किया गया था। 2 हफ्ते के बाद उसकी आवाज़ बहाल हो गई थी। अगरचे अभी उसकी आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई थी, मगर वो बोलने के काबिल हो गया था और इन 2 हफ्तों में वो रूह की दरियाफ्त में मसरूफ़ रहा। वो ज़िंदगी में पहली बार ये काम कर रहा था। शायद ज़िंदगी में पहली बार उसे ये एहसास हुआ था कि रूह भी कोई वजूद रखती थी और अगर रूह के साथ कोई मसला हो जाए तो वो ज़िंदगी में पहली बार खामोशी के एक लंबे फेज़ में दाखिल हुआ था। बोलना नहीं, सुनना। सिर्फ सुनना भी बाज़ दफ़ा बहुत अहम होता है। उसका अदराक उसे पहली बार हो रहा था। उसे ज़िंदगी में कभी रात से खौफ नहीं आया था। उस वाक़ये के बाद उसे रात से बेतहाशा खौफ आने लगा था। वो कमरे की लाइट ऑन करके सोता था। उसने पुलिस कस्टडी में उन दोनों लड़कों को पहचान लिया था, मगर वो पुलिस के साथ उस जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था जहाँ उस शाम वो उसे बांध कर छोड़ गए थे। वो दोबारा किसी जहनी परागंदगी का शिकार नहीं होना चाहता था। उसने ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतनी बेख्वाब रातें नहीं गुजारी थीं, मगर अब ये हो रहा था कि वो स्लीपिंग पिल्स लिए बगैर सोने में कामयाब नहीं होता था और बाज़ दफ़ा जब वो स्लीपिंग पिल्स नहीं ले लेता था तो वो सारी रात जागते हुए गुजार देता। उसने न्यू हेवन में भी ऐसे ही चंद हफ्ते गुजारे थे, इतने ही तकलीफ़ दे और अजियतनाक, मगर तब सिर्फ उलझन और इज़्तिराब था या शायद किसी हद तक पछतावा। मगर अब वो एक तीसरी कैफियत से गुज़र रहा था, खौफ से। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि उस रात उसे किस चीज़ से ज़्यादा खौफ आया था, मौत से, कब्र से या फिर दोज़ख से। इमामा ने कहा था एक्सटेसी के बाद पेन होती है, मौत पेन थी। उसने कहा था पेन के बाद नथिंगनेस होगी, कब्र नथिंगनेस थी। उसने कहा था नथिंगनेस के बाद हेल आ जाएगा। वो वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहता था। वो इस एक्सटेसी से बचना चाहता था जो उसे पेन से हेल का सफ़र करने पर मजबूर कर देती। अगर मुझे उन चीज़ों का पता नहीं था तो इमामा को कैसे पता था? वो मेरी ही उम्र की है, वो मेरे जैसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, फिर उसके पास इन सवालों के जवाब कैसे आ गए? वो हैरान होते हुए सोचने लगता। आसाइशें तो उसके पास भी वैसी ही थीं जैसी मेरे पास थीं, फिर उसमें और मुझ में क्या फ़र्क था? वो जिस मकतबा फ़िक्र से थी वो कौन होते हैं और वो क्यों इस मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक रहना नहीं चाहती थी? उसने पहली बार उसके बारे में तफसीली तौर पर पढ़ा। उसकी उलझनों में इजाफ़ा हुआ। ख़त्म नबूवत पर इख्तिलाफ़ क्या इतना अहम इशू है कि एक लड़की इस तरह अपना घर छोड़कर चली जाए? मैंने असजद से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन नहीं रखता। तुम समझते हो मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने पर तैयार हो जाऊंगी, एक ऐसे शख्स के साथ जो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता है और फिर भी गुनाह करता है, जो हर वो काम करता है जिससे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अगर मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन ना रखने वाले से शादी नहीं करूँगी तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाले के साथ भी ज़िंदगी नहीं गुजारूँगी।
उसे इमाम हाशिम का हर लफ्ज़ याद था। वो मफ़हूम पर पहली बार गौर कर रहा था। तुम ये बात नहीं समझोगे, उसने बहुत बार सालार से ये जुमला कहा था, इतनी बार कि वो इस जुमले से चिढ़ने लगा था। आखिर वो ये बात कहकर उस पर क्या जताना चाहती थी? ये कि वो कोई बहुत बड़ी स्कॉलर या पारसा थी और वो उससे कमतर। अब वो सोच रहा था कि वो बिल्कुल ठीक कहती थी। वो वाकई तब कुछ भी समझने के काबिल नहीं था। कीचड़ में रहने वाला कीड़ा ये कैसे जान सकता था कि वो किस गंदगी में रहता है? उसे अपनी बजाय दूसरे गंदगी में लिपटे और गंदगी में रहते नजर आते हैं। वो तब भी गंदगी में ही था। मुझे तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे खुले गिरेबान से घिन आती है। उसे पहली बार अब इन दोनों चीज़ों से घिन आई। आईने के सामने रखे होने पर यह जुमला किसी बज़वर्ड की तरह कई माह तक उसके कानों में गूंजता रहा। वो हर बार उसे जहन से झटकता, कुछ मुश्तिल हो जाता, अपने काम में मसरूफ़ हो जाता। मगर अब पहली बार उसने महसूस किया था कि उसे खुद भी अपने आप से घिन आने लगी थी। वो अपना गिरेबान बंद रखने लगा था, अपनी आंखों को झुकाने लगा था। वो आईने में भी खुद अपनी आंखों में देखने से कतराने लगा था। उसने कभी किसी से ये नहीं सुना था कि किसी को उसकी आंखों, उसकी नज़रों से घिन आती थी, ख़ास तौर पर किसी लड़की को। ये उसकी आंखें नहीं, इन आंखों में झांकने वाला तासुर था जिससे इमाम हाशिम को घिन आई थी। और इमाम हाशिम से पहले किसी लड़की ने इस तासुर को शनाख्त नहीं किया था। वो आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली लड़कियों की कंपनी में रहता था और वो ऐसी ही लड़कियों को पसंद करता था। इमाम हाशिम ने कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी। वो उसके चेहरे को देखती और उसे अपनी तरफ देखते पाकर नज़रें हटा लेती या किसी और चीज़ को देखने लगती। सालार को खुशफहमी थी कि वो उससे नज़रें इसलिए चुरा रही थी क्योंकि उसकी आंखें बहुत पुरकशिश थीं। उसे पहली बार उसके मुंह से फ़ोन पर यह सुनकर शौक़ लगा था कि उसे उसकी आंखों से घिन आती थी। आंखें रूह की खिड़कियां होती हैं, उसने कहीं पढ़ा था। तो क्या मेरी आंखें मेरे अंदर छुपी गंदगी को दिखाना शुरू हो गई थीं? उसे ताज्जुब नहीं हुआ, ऐसा ही था। मगर इस गंदगी को देखने के लिए सामने वाले का पाक होना ज़रूरी था और इमामा हाशिम पाक थी।